हेलो बच्चों। तो बेटा हम लोग लेक्चर नंबर 13 का पार्ट बी पढ़ेंगे। और हम लोग लास्ट लेक्चर में हम लोग ने क्या देखा था बेटा? कैंसर, उसके कुछ इंट्रोडक्शन बेसिक्स के बारे में देखा था। और बहुत इंपॉर्टेंट हमने कार्सिनोजेंस कौन कौन से होते हैं उनको देखा था। अब हम लोग जो देखने वाले हैं बेटा, वो हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ कैंसर सेल देखेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक बेटा। तो इसको हम लोग बहुत अच्छी तरीके से देख लेते हैं, फिर हम लोग सारी चीजों को वापस से रिवाइज कर लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कैंसर सेल की अगर हम बात करते हैं, ठीक बच्चों, अगर हम प्रॉपर्टीज ऑफ कैंसर सेल की बात करें तो जो सबसे पहली प्रॉपर्टी की जो मैं बात करता हूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, वो होता है बेटा नो कांटेक्ट इनहिबिशन। नो कांटेक्ट इनहिबिशन, समझा रहा हूं ये क्या होता है, अभी आप बस सुनते चलिएगा। नो कांटेक्ट इनहिबिशन, नो कांटेक्ट इनहिबिशन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इसलिए मैं इसको क्या करता हूं बेटा, इसको अंडरलाइन कर देता हूं। ठीक है, चलिए। अब ये समझिए कि नो कांटेक्ट इनहिबिशन क्या होता है। उससे पहले समझिए क्लास 11 का एक कॉन्सेप्ट याद कीजिए कि जब आपने कभी टिश्यू पढ़ा होगा, तो अगर मैं बेटा यहां पर बात कर रहा हूं तो ये आपकी क्या होती है? स्किन होती है। स्किन को अगर मैं काटूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? कनेक्टिव टिश्यू। मतलब कि एपिडर्मिस के सबसे ऊपर क्या है? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे क्या आता है बेटा? आपका डर्मिस। डर्मिस के नीचे क्या आता है? आपका हाइपोडर्मिस। और हाइपोडर्मिस मेनली बनता है आपका कनेक्टिव टिश्यू से। दैट इज, कनेक्टिव टिश्यू में क्या आएगा बेटा? आपका एडिपोज टिश्यू एंड एरियोलर टिश्यू। ये वाली बात समझ में आई क्या? ठीक है, ये वाला पॉइंट मुझे समझ में आ गया। अब अगर हम बात कर रहे हैं बेसिकली, तो इसके बाद क्या आती है बेटा? आपकी मसल्स। तो अलग अलग टिश्यू का डिस्क्रिप्शन अलग अलग तरीके से बेटा फैला हुआ है पूरी चीजों पे। ठीक है, अब मैंने यहां पर 3 लेयर्स, वही जो मैंने आपको बताई स्किन की, वही 3 लेयर्स मैंने आपको बता दी। सबसे ऊपर क्या है बेटा? आपकी एपिथेलियम या एपिडर्मिस। एपिडर्मिस, मैंने एपिथेलियम इसलिए लिख ले, यहाँ पे एक्चुअली इसको आप एपिडर्मिस मानिएगा, और इसकी जो सेल्स है इसको हमने क्या बोला? एपिथेलियम। ठीक है, अब ये जो है आपकी नॉर्मल सेल्स हैं। क्या बेटा? ये जो है आपकी नॉर्मल सेल्स हैं। तो इसको मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये वाली जो सेल्स है, ये वाली क्या है बेटा? आपकी नॉर्मल सेल्स है। नॉर्मल सेल्स है। ठीक है, तो नॉर्मल सेल जब डिवाइड करती है बेटा, तो अगर जब ये किसी इस, मान लीजिए ये नॉर्मल सेल डिवाइड होकर यहां पर पहुंच गई, तो जब ये कनेक्टिव टिश्यू के संपर्क में आएगी, तो कांटेक्ट होने के कारण ये अपना प्रोलिफरेशन या सेल डिवीजन बंद कर देगी। और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि अगर हम एपिडर्मिस की बात करते हैं, तो एपिडर्मिस ही वो ऐसा टिश्यू है जिसमें सबसे ज्यादा रीजनरेशन की पावर होती है। ये आपने पढ़ा होगा, जो मैक्सिमम रीजनरेशन होता है वो आपका एपिथेलियम में होता है, और जो लीस्ट यानी कि नहीं होता है, वो किस में होता है बेटा? आपका नर्वस टिश्यू में। ठीक है, तो ये वाली पॉइंट मुझे समझ में आ गई। अब ध्यान से सुनना। अब मान लीजिए इसमें से जो कुछ सेल्स थी, एकदम ध्यान से सुनना बेटा, तभी हम लोग दूर तक पहुंच पाएंगे। इसमें से जो कुछ सेल्स थी, उनका क्या होगा? हो गया ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन। ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन, मान लीजिए इसमें से मैंने कुछ सेल बना दी, इसका मैंने क्या कर दिया? ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब अब ये सेल्स किस में चेंज हो गई? कैंसरस सेल्स में चेंज हो गई। और जैसे ही कैंसरस सेल्स बनेंगे बेटा, इनका कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स बहुत ज्यादा हो जाएगा। अभी मैं पढ़ूंगा इसको। ठीक है, तो ये सेल्स क्या हो गई? ऑन्कोजेनिक। अब ध्यान देना, अब ये सेल्स जैसे ही कनेक्टिव टिश्यू के संपर्क में आएगी, कनेक्टिव टिश्यू के संपर्क में आने के बाद भी ये अपना प्रोलिफरेशन नहीं रोकेगी। इसका मतलब ये यहां पर भी, ये यहां पर भी क्या करेगी बेटा? आपकी इन्वेजिनेट कर जाएगी। तो यहां पर भी बहुत सारी सेल्स क्या कर गई बेटा? आपकी इन्वेजिनेट कर गई। और ये वाला कौन सा टिश्यू है? आपका कनेक्टिव टिश्यू है। मुझे लगता है ये वाला पॉइंट अब आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो यहां पर सेल्स क्या कर गई? अपनी जगह को छोड़कर दूसरी जगह बेटा पहुंच गई। ठीक है बच्चों, और क्योंकि ये कैंसरस सेल्स है, तो इनका कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है। याद रखिएगा, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स हम लोग ने सेल डिवीजन में 11th में पढ़ा था बेटा। ठीक है, तो ये हैं आपकी कैंसरस सेल्स। ठीक है, तो कैंसरस सेल्स किसी टिश्यू के संपर्क में आने के बाद भी, कैंसरस सेल्स किसी टिश्यू के संपर्क में आने के बाद भी ये अपने प्रोलिफरेशन को, ये अपने प्रोलिफरेशन को बंद नहीं कर रही हैं। ठीक है, ये मैंने क्या बोला? एबनॉर्मल सेल्स, एबनॉर्मल सेल्स यानी कि कैंसरस सेल्स, यानी कि कैंसरस सेल्स।
कैंसरस सेल्स। और मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है कि अब ये क्या शो नहीं करेंगी बेटा, नो कांटेक्ट इनहिबिशन, नो कांटेक्ट इनहिबिशन। नो कांटेक्ट इनहिबिशन मतलब किसी टिश्यू के संपर्क में आने के बाद भी ये अपना प्रोलीफरेशन बंद नहीं करेंगी, ये अपना प्रोलीफरेशन बंद नहीं करेंगी। ये वाला पॉइंट मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर हम नॉर्मल सेल की बात कर रहे हैं बेटा, तो नॉर्मल सेल्स आपका कांटेक्ट इनहिबिशन शो करेगा। नॉर्मल जो सेल्स हैं वो आपका कांटेक्ट इनहिबिशन शो करेगा। इट शोज कांटेक्ट इनहिबिशन, इट शोज contact, it shows contact inhibition। मुझे लगता है अब ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो पहला जो मैंने प्रॉपर्टीज देखा उसमें मैंने क्या बता दिया बेटा, आपका नो कांटेक्ट इनहिबिशन। ठीक है, चलिए अब अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं जो कि ये भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, दे आर वर्चुअली इमॉर्टल, दे आर वर्चुअली इमॉर्टल। अब इसका मतलब नहीं है बेटा कि अगर जिसको कैंसर हुआ था वो पेशेंट मर भी जाएगा तब भी उसकी सेल्स बेटा जिंदा रहेंगी, ऐसी बात मैं नहीं कर रहा हूं। मेरा सिंपल सा बोलने का मतलब है कि ये जनरली बेटा ये मरती नहीं है, मतलब बहुत तेजी से क्या कर रही होती हैं, प्रोलीफरेट कर रही होती है, क्योंकि इनका कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है। तो ये वाला पॉइंट भी बच्चा मुझे समझ में आ गया। अगर ये वाला पॉइंट भी मुझे समझ में आ गया तो अब मैं जो थर्ड पॉइंट की बात करूंगा, थर्ड पॉइंट की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सेल जो होती हैं बेटा, इनको हम बहुत इजी तरीके से किल कर सकते हैं रेडिएशंस के थ्रू। इनको बहुत इजी तरीके से किल्ड कर सकते हैं बेटा, किससे, रेडिएशन से। तो इजीली किल्ड बाय रेडिएशन, इजीली किल्ड बाय रेडिएशंस, इजीली किल्ड बाय रेडिएशन, इजीली किल्ड बाय रेडिएशंस। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी समझ में आ गया मुझे। अब अगर हम बात करते हैं बच्चों, अब अगर हम लोग बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि दे आर अनडिफरेंशिएटेड सेल या एबनॉर्मली डिफरेंशिएटेड सेल्स होती हैं। इसका मतलब मुझे समझ में नहीं आया। इसका मतलब सिंपल सा है बेटा कि अगर हम बात कर रहे हैं तो ये टोटली तरीके से या सही तरीके से ये डिफरेंशिएटेड नहीं होती हैं, मतलब ये किसी पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होती हैं। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट मैंने क्या बोला बेटा, abnormally differentiated, they are abnormally differentiated or undifferentiated cells, or undifferentiated cells, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। ये वाला पॉइंट समझ में आ गया क्या बेटो? तो मैंने यहां पर 4 पॉइंट आपको बताया। पहला नो कांटेक्ट इनहिबिशन, दूसरा मैंने क्या बताया, वर्चुअली इमॉर्टल, थर्ड मैंने क्या बताया, इजीली किल्ड बाय रेडिएशन, और फोर्थ मैंने क्या बताया बेटा आपका, एबनॉर्मली डिफरेंशिएटेड और अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। ठीक है, मुझे लगता है ये पॉइंट अब आपको समझ में आ गए होंगे बेटा। अगर यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है बच्चों, तो अगर ये वाला पॉइंट समझ में आ गया हो तो मैं अब और आगे जा सकता हूं। ठीक है, अब जो लास्ट पॉइंट मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये ध्यान से सुनिएगा। मुझे बताइएगा, जो ये सेल्स यहां पर एबनॉर्मल तरीके से बेटा प्रोलीफरेट करके यहां पर आ गई हैं, मुझे बताइए कि क्या ये सेल्स यहां पर जो न्यूट्रिशन है उनको लेना नहीं स्टार्ट कर देंगी? मतलब कि ये सेल्स यहां पर एबनॉर्मली तरीके से आ गई हैं, तो होता क्या है बेटा कि जहां पर ये सेल्स इकट्ठा होने लगती हैं तो वहां की जो नॉर्मल सेल्स होती हैं, जो नॉर्मल सेल्स होती हैं वो भूखे मरने लगती हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन ये ले लेती हैं।
ज्यादा से ज्यादा जो भी ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं ये ले लेते हैं। तो जो नॉर्मल सेल्स होती हैं, नॉर्मल सेल्स जो होती हैं बेटा, उनको अच्छी तरीके से ग्रो करने का मौका नहीं मिल पाता है और वो धीरे धीरे मरने लगती हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा बेटा, अगर मैं सिंपल सी बात करता हूं तो ध्यान दीजिएगा कि जो कैंसर होता है बेटा, उसमें जो बॉडी होती है वो बहुत लीन एंड थिन हो जाती है। ठीक है, तो इसका रीजन अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसीलिए आपको मैंने बताया कि फिफ्थ जो पॉइंट है बेटा, नॉर्मल सेल्स बिकम starved due to this cells, due to cancerous cells, due to cancerous cells, due to cancerous cells। आ गई बात समझ में बेटा? तो मुझे लगता है ये 5 पॉइंट आपको प्रॉपर्टीज ऑफ कैंसर सेल में याद रखने ही रखने हैं। पहला मैंने क्या बताया? नो कांटेक्ट इनहिबिशन। दूसरा मैंने क्या बताया? वर्चुअली इमॉर्टल। थर्ड मैंने क्या बताया? इजिली किल्ड बाय रेडिएशंस। फोर्थ मैंने क्या बताया? ये क्या होती हैं आपकी? एबनॉर्मली डिफरेंशिएटेड या अनडिफरेंशिएटेड। और मैंने इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से बता दिया है बेटा कि अगर हम बात कर रहे हैं एबनॉर्मली डिफरेंशिएटेड की, तो इसका मतलब क्या है कि वो किसी पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर मैं बात करूं अनडिफरेंशिएटेड की तो ये हुआ, और अगर मैं बात कर रहा हूं एबनॉर्मली, मतलब वो डिफरेंशिएटेड तो है लेकिन वो उस काम को नहीं कर रही है जिस काम को परफॉर्म करने के लिए उनको जिम्मेदारी दी गई थी। ठीक है, चलिए, तो ये वाला पॉइंट समझ में आ गया। अब मुझे बताइए बेटा कि ये जो सेल्स हैं, ये सेल्स अपनी जगह से निकलकर किसी डिस्टेंट लोकेशन पर जाकर लॉज हो रही हैं। सिंपल सी बात है, ये सेल्स की जगह ये थी, लेकिन इस सेल्स ने प्रोलिफरेशन करके स्टार्ट कर दिया क्योंकि यहां पे नो कांटेक्ट इनहिबिशन हो गया। इसका मतलब क्या था बेटा? अब ये सेल क्या कर रही थी? स्प्रेड कर रही थी। आ गई थी बात समझ में बेटा? ये सेल क्या कर रही थी? आपकी स्प्रेड कर रही थी। स्प्रेड की, ठीक है, तो स्प्रेड बेटा दो तरीके से हो सकता है। एक तो अपने आसपास की जो जगह है उस पर अगर स्प्रेड कर रही हैं, ठीक है। स्प्रेड जो मैंने क्या बोला, सुनना बात ध्यान से, ठीक है। मैंने क्या बोला कि ये जो सेल्स थी, इनका जो स्प्रेड मतलब जो फैलने का जो तरीका होता है, अगर वो अपनी ही जगह जहां से ये ओरिजिनेट हुए, यहीं पे ओरिजिनेट हुई है, अगर ये यहीं के आसपास फैल रही हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लोकल स्प्रेड। ठीक है, और अगर बेटा वो दूर कहीं फैल रही है तो इसको हम लोग क्या क्या बोलेंगे? डिस्टेंटली या डिस्टेंट स्प्रेड बोलेंगे। ठीक है, तो ये जो स्प्रेड था ये लोकलाइज्ड भी हो सकता है। ये जो स्प्रेड होगा बेटा इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लोकलाइज्ड। आ गई बात समझ में? ठीक है, और एक तो हम लोग, और एक क्या होगा आपका? डिस्टेंटली लोकेटेड। डिस्टेंटली लोकेटेड। आ गई बात समझ में बेटा? ठीक है, तो अगर वो एक ही जगह इकट्ठा होकर किसी मास ऑफ सेल्स का फॉर्मेशन कर रही जहां से वो ओरिजिनेट हुई है, सुनना पूरी बात ध्यान से, सुनना पूरी बात ध्यान से, तभी हम लोग दूर तक पहुंच पाएंगे। यहां पर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। यहां से ये ओरिजिनेट हुई बेटा, यहीं पर इन्होंने प्रोलिफरेशन किया और यहीं पर मास ऑफ सेल्स बनाया। और ये जो मास ऑफ सेल्स था, ये जो मास ऑफ सेल्स था, इसको मैंने क्या बोला? लोकलाइज। और जो यहां पर ट्यूमर का फॉर्मेशन होगा, अब इस ट्यूमर को मैं क्या बोलूंगा बेटा? अब मैं इस ट्यूमर को बोलूंगा बेनाइन ट्यूमर। क्या बोलूंगा बेटा? बेनाइन ट्यूमर। बेनाइन ट्यूमर। आ गई बात समझ में? ठीक है, और अगर वो डिस्टेंटली लोकेटेड, मतलब ये सेल किसी और टिश्यू में चली गई, मतलब कि ये सेल स्किन से निकलकर लंग में चली गई, लीवर में चली गई, या जीआईटी में चली गई और वहां पर जाकर प्रोलिफरेट कर रही है, इसका मतलब ये अपनी जगह पर ना होके किसी डिस्टेंटली लोकेटेड जगह पर जाकर वहां पर जाकर ट्यूमर का फॉर्मेशन करने लगी। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मैलिग्नेंट ट्यूमर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर। आ गई बात समझ में? और ये जो स्प्रेड था,
जब ये किसी दूसरी जगह, जब ये निकल के बेटा किसी दूर किसी ऑर्गन में जाकर ये या टिश्यू में जाकर वहां पर लॉज होकर वहां पर अपने ट्यूमर का फॉर्मेशन कर रही हैं, तो अब इसको हम लोग बोलेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, जिसको हम लोग बेटा बहुत अच्छी तरीके से याद करना चाहते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेटास्टेसिस। क्या बोलते हैं बेटा? मेटास्टेसिस। मुझे लगता है ये वाला पॉइंट भी अब आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज मेटास्टेसिस। हाँ, कैंसरस सेल्स अपनी एक जगह से, एक टिश्यू से निकलकर किसी डिस्टेंटली लोकेटेड किसी टिश्यू में जाकर लॉज होती हैं और वहां पर ट्यूमर का फॉर्मेशन करती हैं। तो इस प्रोलिफरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? मेटास्टेसिस। और याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, मेटास्टेसिस आपका दो चीजों से हो सकता है। एक तो हो सकता है बेटा आपके ब्लड के थ्रू, मतलब कि ये ब्लड वेसल के थ्रू ये फैल सकती हैं। तो ब्लड वेसल मतलब कि आपका ब्लड के थ्रू, एक तो ये ब्लड के थ्रू फैल सकती हैं, और दूसरा बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा, और एक ये फैल सकता है लिम्फ से भी, लिम्फ से भी। आ गई बात समझ में? तो मेटास्टेसिस की अगर हम बात कर रहे हैं तो दो तरीके हैं, एक ब्लड है आपका और एक लिम्फ है। मुझे लगता है ये वाला जो पॉइंट मैंने आपको बताया, यहां पर कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा होगा कि प्रॉपर्टीज ऑफ कैंसर सेल्स क्या हैं, मेटास्टेसिस क्या है, किस तरीके से उन्होंने स्प्रेड किया। ठीक है, लोकलाइज्ड है तो इसको हम क्या बोलेंगे? बेनाइन ट्यूमर। और अगर वो किसी दूसरी जगह पर जाकर फैल रहा है तो इसको हमने क्या बोला? मेलिग्नेंट ट्यूमर। और फैलने का जो बेटा प्रोसेस था उसको मैंने क्या बोला? मेटास्टेसिस। और जो जरिया था, जरिया को मैंने क्या बोला? ब्लड और लिम्फ। मैंने बार बार इन चीजों को आपको एम्फेसाइज करके बता रहा हूं ताकि एक एक क्वेश्चन जब आप सॉल्व करें तो आपको कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। मुझे लगता है ये वाला पॉइंट अब आपको समझ में आ गया। अब मैं थोड़ा सा बेटा बेनाइन और मेलिग्नेंट ट्यूमर को बात करने से पहले, ठीक है, बात करेंगे अभी। ठीक है, तो हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखने वाले हैं, और क्या बेटा? मोस्ट कॉमन कैंसर। ठीक है, कौन कौन से मोस्ट कॉमन कैंसर हैं? अगर हम बात कर रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर की, तो पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले नंबर पे कौन सा कॉमन कैंसर है बेटा? आपका ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, तो और अगर हम बात करते हैं मोस्ट कॉमन कैंसर इन वर्ल्ड वाइड इन द फीमेल्स, दैट इज क्या? ब्रेस्ट कैंसर। और अगर मैं बात करता हूं मेल में, जो सबसे ज्यादा फैला हुआ कैंसर है बेटा, वो क्या है? आपका प्रोस्टेट कैंसर है। ठीक है, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो याद रखिएगा, ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज्यादा फीमेल में, और प्रोस्टेट कैंसर सबसे ज्यादा मेल में। ठीक है, मोस्ट कॉमन कैंसर यही है आपका। ब्रेस्ट कैंसर है, लंग है, कोलॉन है, प्रोस्टेट है, स्किन है और स्टमक है। ठीक है, अब मैं यहां पर जो मैंने लिस्ट लिख रखी है, याद रखिएगा, मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ कैंसर, डेथ। सबसे ज्यादा डेथ किस कैंसर से होती है? तो याद रखिएगा बेटा, सबसे ज्यादा जो डेथ की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो आपका लंग कैंसर से। पूरे वर्ल्ड वाइड जिस कैंसर से सबसे ज्यादा डेथ होती है वो किससे होता है बेटा? आपका लंग कैंसर। ठीक है, उसके बाद कोलोन, फिर लीवर, फिर स्टमक, फिर ब्रेस्ट। देखिए, ब्रेस्ट का अब जो प्लेस है वो फिफ्थ है बेटा। तो इसका मतलब क्या है कि ब्रेस्ट कैंसर काफी हद तक क्यूरेबल है। ब्रेस्ट जो कैंसर है बेटा, वो काफी हद तक क्यूरेबल है, मतलब उसको क्योर किया जा सकता है। ठीक है, और लेकिन इसीलिए इसीलिए बोलते हैं स्मोकिंग, स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए बेटा, क्योंकि स्मोकिंग, अभी हम बात करके आ रहे हैं कि जो हम लोग स्मोकिंग करते हैं उसमें बहुत सारे, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ क्या कहते हैं बेटा? कार्सिनोजेंस, और वो क्या कॉज करा सकते हैं आपको? लंग कैंसर। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट मुझे समझ में आ गया। अब यहां पर एक क्वेश्चन और बनता है कभी कभी कि मोस्ट कॉमन कैंसर इन इंडिया इन द फीमेल्स, है ना? मोस्ट कॉमन कैंसर, तो मैं यहां पर लिख देता हूं मोस्ट कॉमन कैंसर। ठीक है बच्चों, मैंने क्या बोला? अगर हमने बोला मोस्ट कॉमन कैंसर की हमने बात की है, सुनते रहना बेटा बात ध्यान से। ठीक है ना? इन इंडिया, इन इंडिया, इन इंडिया, ये तो बात लिखना भूल ही गए। इन इंडिया। ठीक है, और अगर हम फीमेल्स की बात कर रहे हैं बेटा, ठीक है, अगर हम फीमेल्स की बात कर रहे हैं, इसमें आएगा बेटा आपका सर्वाइकल कैंसर। क्या आएगा बच्चा? आपका सर्वाइकल कैंसर आएगा। ठीक है, और अगर हम बात कर रहे हैं मेल्स की,
बताइए मेल में क्या आएगा? ओरल कैंसर, क्योंकि इंडिया वाले बहुत ज्यादा क्या करते हैं बेटा? टोबैको च्युइंग करते हैं, बीटल बीटल, ठीक है, पान खाते हैं, इसलिए यहाँ पर ये कैंसर बहुत ज्यादा कॉमन है। तो इसको मैंने क्या बोला? ओरल कैंसर। तो इसको भी आप याद रखिए, कभी कभी इनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और ये जानकारी रखनी भी चाहिए बेटा। अगर आपके एनसीईआरटी में नहीं भी दिया हुआ है तब भी ये छोटी छोटी जानकारियां होती हैं। मतलब आप मेडिकल क्या कहते हैं, एक बहुत अच्छे डॉक्टर बनने जा रहे हैं बेटा, और उसके लिए छोटी छोटी नॉलेजेस को हमको ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो मैंने यहां पर एक चीज बता दी, ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं बेटा ट्यूमर को। तो मैंने अभी आपको बताया, सुनना पूरी बात ध्यान से, तो मैंने आपको बताया बेटा यहां पर कि ट्यूमर दो तरीके के होंगे। एक तो मैंने क्या बोला? बेनाइन ट्यूमर। एक मैंने क्या बोला बेटा आपका? बेनाइन ट्यूमर, ठीक है। चलिए, ये मैंने बेनाइन ट्यूमर बता दिया आपको। और दूसरा मैंने क्या बताया था बच्चों? एक मैंने बताया था आपको मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो आइए देखते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर की अगर हम बात कर रहे हैं। मैलिग्नेंट ट्यूमर, ठीक है। चलिए, चलिए, तो हमने ये बहुत अच्छी तरीके से देख लिया। अब दोनों में डिफरेंस क्या था कि अगर हम बात कर रहे हैं, इसका बात ध्यान से सुनना बेटा, यहां पर ध्यान से सुनना, तभी हम लोग दूर तक पहुंच पाएंगे, ठीक है। मान लीजिए ये बहुत सारी सेल्स हैं, मान लीजिए बेटा ये बहुत सारी क्या हैं आपकी? सेल्स हैं। यहां पर बहुत सारी मैंने क्या बना दी? सेल्स बना दी। और ये कौन सी है बेटा? आपकी कैंसरस सेल्स हैं। कौन सी सेल्स है बेटा? आपकी कैंसरस सेल्स हैं, ठीक है। तो ये मैं मास ऑफ कैंसरस सेल बना रहा हूं क्या बेटा? बिल्कुल बना रहा हूं, मास ऑफ कैंसरस सेल, ठीक। और मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है कि इनका कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स बहुत ज्यादा होगा, इसलिए याद की देखिए मैंने हर जगह जो न्यूक्लियस बना रहा हूं वो बहुत क्या बना रहा हूं? बहुत ज्यादा बड़ा बना रहा हूं। क्यों? क्योंकि इसका कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है। बार बार इसलिए बोल रहा हूं कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स के बारे में, क्योंकि अभी हम लोग कुछ देर के बाद देखेंगे, ठीक बच्चों। तो बेनाइन ट्यूमर की खास बात क्या होती है? बेनाइन ट्यूमर की खास बात एक होती है बेटा, जो कि आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है, कि दे आर कैप्सूलेटेड। इसके चारों तरफ क्या होता है बेटा? कैप्सूल होता है। इसके चारों तरफ क्या होता है? कैप्सूल होता है, कुछ इस तरीके का। आ गई बात समझ में बेटा? ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कैप्सूल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैप्सूल। तो पहला डिफरेंस तो मैंने समझ में आ गया कि दे आर कैप्सुलेटेड, दे आर, दीज ट्यूमर्स आर कैप्सुलेटेड, दे आर कैप्सुलेटेड। आ गई बात समझ में? ठीक है, ये वाला पॉइंट मुझे समझ में आ गया। अब मुझे बताइए, तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट, इसका मतलब क्या है? कि इसमें कैप्सूल कैप्सूल वगैरह नहीं होता होगा, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। इसमें कैप्सूल वगैरह नहीं होता है बेटा, तो ये बोझ इसमें कुछ कुछ इस तरीके से फैली होती हैं, कुछ इस तरीके से कहीं भी ऐसे इस तरीके की बेटा फैली होंगी, ठीक है, रैंडम तरीके से, ठीक है। चलिए, तो इसका मतलब, और यहां पर भी इसका कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स ज्यादा ही होगा, ठीक है, तो इसलिए मैं सबका कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स ज्यादा ही बना रहा हूं, ठीक बच्चों। तो यहां पर कैप्सूल नहीं है, इसका मतलब क्या क्या है? दे आर नॉन कैप्सुलेटेड। तो दे आर नॉन कैप्सुलेटेड, दे आर नॉन कैप्सुलेटेड। ये वाला पॉइंट समझ में आ गया क्या? ठीक है। चलिए, तो मुझे बताओ बेटा कि ये कैप्सूल होने की वजह से ये क्या मेटास्टेसाइज कर सकता है क्या? दे कैन प्रोलिफरेट इनटू अनदर टिश्यू? नहीं, दे आर अनेबल टू प्रोलिफरेट अनदर टिश्यू ड्यू टू कैप्सूल, ठीक है, ठीक है। तो दे आर अनेबल टू प्रोलिफरेट, तो ये वाला पॉइंट भी अपने को याद रखना है। दे आर अनेबल टू प्रोलिफरेट, टू प्रोलिफरेट into into another tissue or organ, टिश्यू और ऑर्गन,
आ गई बात समझ में बच्चों? ठीक। लेकिन अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, तो ये मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है कि दे कैन proliferate they can proliferate into other tissue और ऑर्गन। मतलब ये किसी और टिश्यू और ऑर्गन में बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं बेटा, फैल सकते हैं। तो ये वाला पॉइंट भी समझ में आ गया। अब अगर हम लोग थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, जो कि अपने को याद रखना है। बताइए क्या हो सकता है, कोई जानता है क्या बेटा? ठीक है, आइए देखते हैं। अगर हम थर्ड पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो इनका रेट ऑफ जो प्रोलिफरेशन होता है, वह या जो ग्रोथ होता है, ग्रोथ का जो रेट होता है वो क्या होता है बेटा, बहुत स्लो होता है। और यहां पर जो रेट होता है ग्रोथ का वो बहुत ज्यादा हाई होता है। रेट, एक मिनट, रेट ऑफ ग्रोथ, रेट ऑफ ग्रोथ इज वेरी हाई। मैंने क्या बोला बेटा, रेट ऑफ ग्रोथ इज वेरी हाई। किसका? अगर हम बात कर रहे हैं बेनाइन ट्यूमर का। लेकिन अगर हमने यहां पर बात करनी है, तो रेट ऑफ ग्रोथ, सॉरी 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 सॉरी, मार्क माय वर्ड, आई रियली अपोलोजाइज बेटा, गलती से लिख दिया हाई, मैंने लिख दिया वेरी लो, वेरी लो, लो लो। करेक्ट कर लीजिएगा बेटा, करेक्ट कर लीजिएगा, सॉरी, वेरी लो। यहां पर रेट ऑफ ग्रोथ बेटा क्या होगा, बहुत ज्यादा स्लो होगा। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं यहां पर रेट ऑफ जो ग्रोथ होगा, रेट ऑफ ग्रोथ इज वेरी हाई, वेरी हाई। ठीक है बच्चों, चलिए, तो यहां पर क्या है, रेट ऑफ ग्रोथ इज वेरी हाई। ठीक है, चलिए, तो ये वाला पॉइंट भी मुझे समझ में आ गया। ठीक है, अब मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं, तो बेसिकली जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है इसी को हम लोग कैंसर बोलेंगे बेटा। बेनाइन ट्यूमर को हम लोग कैंसर नहीं बोलते हैं। ये चीज को ध्यान रखिएगा, बेनाइन ट्यूमर को हम लोग कैंसर नहीं बोलेंगे, बेनाइन ट्यूमर को हम लोग सिर्फ ट्यूमर बोलेंगे। लेकिन अगर हम लोग मैलिग्नेंट ट्यूमर की बात करते हैं, तो मैलिग्नेंट ट्यूमर को ही हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, अब क्या बोलेंगे, कैंसर। तो ये वाला पॉइंट भी अब आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि हम आज तक जान रहे थे कि बेनाइन ट्यूमर भी क्या होता है आपका, कैंसर। नहीं, बेनाइन ट्यूमर क्या कैंसर नहीं होता है। सिर्फ अगर हम बात कर रहे हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर की, तो वही क्या होता है आपका, क्या होता है बच्चों? अगर हमने बात करनी है किसकी बेटा, तो हम इसकी बात करेंगे। ठीक, चलिए, तो अगर हम बात कर रहे हैं तो अब टाइप्स ऑफ कैंसर की। ठीक है बच्चों, तो अगर हम टाइप्स ऑफ कैंसर की बात कर रहे हैं, आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ कैंसर। टाइप्स ऑफ कैंसर, ठीक है। अब अगर हम लोग टाइप्स ऑफ कैंसर की बात करते हैं बेटा, तो हम लोग यहां पर दो दो क्या, हम लोग तीन टाइप के चलो देख लेते हैं। एक तो हम लोग देख लेते हैं कार्सिनोमा, कार्सिनोमा। क्या देख लेते हैं बेटा, कार्सिनोमा। एक हम लोग देख लेते हैं ब्लड कैंसर, जो कि हम लोग देख चुके हैं, तो इसको मैं नहीं बताऊंगा, सिर्फ मैं लिख दे रहा हूं। और एक हम लोग देखेंगे बेटा, ये सार्कोमा, सार्कोमा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, एक तो मैंने क्या बोला बेटा आपका, कार्सिनोमा, याद हो गया, चलिए। फिर एक मैंने क्या बोला, ब्लड कैंसर, याद हो गया, चलिए। फिर मैंने क्या बोला बेटा आपका, सार्कोमा, ये भी अपने को याद हो गया। ठीक है, अब अगर मैं कार्सिनोमा की बात कर रहा हूं, तो ध्यान रखिएगा, ये इसका जो ओरिजिन होता है बेटा, एक्टोडर्मल एंड एंडोडर्मल ओरिजिन होगा, एंडोडर्मल।
इसका मतलब जो इपीथीलियम का जो बेटा टिश्यू जो कैंसर होगा वो किसका होगा? कार्सिनोमा। इपीथीलियम का जो होगा, इपीथीलियम का जो कैंसर होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? आपका ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछता है बेटा कि इपीथीलियम के कैंसर को हम लोग क्या बोलते हैं? इपीथीलियम के कैंसर को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? कार्सिनोमा बोलते हैं। और याद रखिएगा इसका ओरिजिन कैसा है? एक्टोडर्मल एंड एंडोडर्मल। अब अगर हम बात कर रहे हैं सार्कोमा की, तो इसका जो ओरिजिन होता है मीजोडर्मल होता है। कैसा होता है बेटा? आपका मीजोडर्मल होता है, मीजोडर्मल। आ गई बात समझ में? और इसका सिंपल सा मीनिंग है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं कि एपिथेलियम है तो यहां पर क्या होगा? कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू मेनली क्या याद रखिएगा बेटा? आपका कनेक्टिव टिश्यू। जैसे कि अगर हम बात करते हैं बेटा इसकी, अगर हम बात करते हैं इसकी, ठीक है, तो ऑस्टियोसार्कोमा, जैसे कि अगर हम कनेक्टिव टिश्यू बात कर रहे हैं तो इसमें क्या आ जाएगा आपका? ऑस्टियोसार्कोमा। ऑस्टियो 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 मतलब बोन, ऑस्टियोसार्कोमा। ठीक है, दूसरा मायोसार्कोमा, मायोसार्कोमा, लिम्फोसार्कोमा, लिम्फोसार्कोमा। ये सब किस में आ जाएगा बेटा? आपका इसमें आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हम यहां पर बात करते हैं तो यहां पर भी एकदम इजी इजी है। बताइए क्या होगा? लंग कार्सिनोमा, लंग कार्सिनोमा, सर्वाइकल कार्सिनोमा, ठीक है, और क्या हो सकता है बेटा? प्रोस्टेट, प्रोस्टेट कार्सिनोमा। आगे बच्चे बात समझ में? तो ये बहुत सारा हो जाएगा, आप और भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने यहां पर तीन तीन का ही आपको एग्जांपल दिया। और अगर हम ब्लड कैंसर की बात कर रहे हैं, अगर हम ब्लड कैंसर की बात कर रहे हैं तो ये अपने को पता है। एक तो मैंने अभी क्या बताया था कुछ देर पहले? सीएमएल, क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया। और दूसरा मैंने क्या बोला था बेटा? बर्किट्स लिम्फोमा, बर्किट्स लिम्फोमा, बर्किट्स लिम्फोमा। आ गई बच्चे बात समझ में? तो ये है क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकोमिया, और ये क्या हो गया आपका? बर्किट्स लिम्फोमा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मुझे लगता है कि आपको जाननी जरूरी थी बेटा। तो मैंने यहाँ पे कार्सिनोमा क्या होता है, ब्लड कैंसर क्या होता है, सार्कोमा क्या होता है, सब चीजों को मैंने बता दिया। ठीक बच्चों, इसको देखिए, फिर हम और आगे चलते हैं बेटा। ठीक है बच्चों, तो मुझे लगता है अब आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। एक आध दो अगर आप और यहां पर ऐड करना चाहते हैं तो एक मैं और ऐड कर देता हूं, एडिनो कार्सिनोमा भी ऐड कर देता हूं। एडिनो कार्सिनोमा, एडिनो मतलब ग्लैंड्स का जो बेटा कार्सिनोमा होता है। ठीक है, और क्या हो सकता है? ब्रेस्ट कार्सिनोमा, ब्रेस्ट कार्सिनोमा ये भी ऐड कर देता हूं लो। ठीक है, और क्या हो सकता है? एक चलो और ऐड कर देते हैं, मिलेनो कार्सिनोमा। अगर आपको याद आ रहा होगा तो अभी कुछ देर पहले बताया था मैंने, मिलेनो कार्सिनोमा। आ गई बात समझ में बेटा? ठीक है, चलिए, तो यहां पर ये आपका कार्सिनोमा पूरा बता दिया मैंने। ठीक, अब हमको क्या देखना है बेटा? देखो, अगर हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स की, तो बहुत सारे जो जो सिम्टम्स जो इन्वॉल्व होते हैं, अगर हम बात करते हैं जो जो इसमें सिम्टम्स, जो भी ऑर्गन्स हमारे अफेक्टेड होते हैं उसी के अकॉर्डिंग सिम्टम्स आते हैं। जैसे कि अगर आप जाएंगे तो एक हम लोग पढ़ते हैं कॉशन। कॉशन का फुल फॉर्म है बेटा कॉशन यूपी, कॉशन अप, जिसको हम लोग बोलते हैं उत्तर प्रदेश नहीं, कॉशन यूपी, कॉशन अप पढ़ते हैं। और कॉशन अप में उसका कुछ एब्रेशंस होते हैं, मतलब कि कुछ उसमें क्या कहते हैं आप समझिए कि कुछ कुछ उसके क्या होंगे आपके एब्रिविएशंस होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि जैसे सी से क्या होगा?
ए से क्या होगा, यू से क्या होगा, टी से क्या होगा, ये सब चीजें होती हैं जो मैं आपको यहां पर नहीं बताऊंगा क्योंकि कोई उसका औचित्य नहीं बन रहा है। ठीक बच्चों, चलिए अब हमको क्या क्या देखना है। साइन एंड सिम्टम्स को देखने के बाद हम लोग देखेंगे बेसिकली डायग्नोसिस, और डायग्नोसिस के बाद हम लोग देखेंगे ट्रीटमेंट। अब अगर हम लोग डायग्नोसिस की बात करते हैं तो देयर आर मैनी, ठीक है, क्या कहते हैं, टेक्निक्स प्रेजेंट, क्या कहते हैं, जो कि हम जिसके थ्रू बेटा हम लोग क्या कर सकते हैं, कैंसर को डायग्नोस कर सकते हैं। जैसे कि एक्सरे है, सीटी स्कैन है, एमआरआई है, पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी है, पैट स्कैन जिसको बोलते हैं बेटा हम लोग, ठीक है। तो और अगर हम बात करते हैं फाइबर, जैसे कि अगर हमें क्या कहते हैं यहाँ पे लैरिंग्स का कार्सिनोमा देखना है, ठीक है, या स्टमक का कार्सिनोमा देखना है, तो हम लोग फाइबर ऑप्टिक क्या कहते हैं एंडोस्कोपी करते हैं बेटा, फाइबर डाल के देखते हैं, ठीक है। तो देयर आर मैनी, ठीक है। तो जो मैंने है वो मैंने पहले से ही लिख लिया है बेटा। जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं ब्लड एग्जामिनेशन में, तो मुझे बताइए कि क्या अगर हम लोग ब्लड का एग्जामिनेशन करेंगे तो अगर WBC का नंबर बढ़ा हुआ है, अगर WBC का नंबर बढ़ा हुआ है तो क्या हम ये नहीं जान सकते हैं कि उसमें ल्यूकेमिया की पॉसिबिलिटीज है? बिल्कुल सही बात है। तो अगर WBC, और ऐसा नहीं है कि जैसे अगर हम लोग बात करते हैं WBC का काउंट कितना होता है बेटा आपका, बताइए, 6 to 8,000 सेल्स पर क्यूबिक mm, अगर आपको याद आ रहा होगा 11, तो ठीक है। लेकिन इनका जो नंबर होता है बेटा वो लाख तक का होता है, मतलब 1 लाख सेल्स पर क्यूबिक mm। तो हम लोग बोलेंगे कि WBC का जो नंबर है वो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है ल्यूकेमिया के केस में। तो हम लोग यहाँ पर क्या क्या कर सकते हैं बेटा, एक तो हम लोग यहाँ पर ल्यूकेमिया WBC काउंट क्या होगा, यहाँ पर बढ़ा होगा, WBC काउंट इंक्रीजेस होगा, ठीक है, ल्यूकेमिया में, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ल्यूकेमिया, ठीक है। दूसरा हम लोग क्या बोल सकते हैं बेटा, ट्यूमर मार्कर, ट्यूमर मार्कर की अगर हम बात कर रहे हैं बेटा, बहुत सारे, जब जहां पर बेटा ट्यूमर का फॉर्मेशन होता है बच्चों, वहां पर बहुत सारी चीजें निकलती हैं। जैसे कि हम लोग बोलते हैं, अगर बहुत इंपॉर्टेंट अगर हम लोग बात कर रहे हैं, एक जो मैं हमेशा रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में भी पढ़ाता हूं आपको, PSA, प्रोस्टैटिक स्पेसिफिक एंटीजन। प्रोस्टेटिक स्पेसिफिक एंटीजन का नंबर क्या होता है बेटा, बढ़ जाता है, किसमें, प्रोस्टेट कैंसर में बढ़ जाएगा, ठीक है। ठीक बच्चों, और जैसे कि अगर हम बात करते हैं बेटा, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एक एंजाइम होता है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एक एंजाइम होता है जिसका नंबर अगर हम बात कर रहे हैं तो उसका नंबर भी बेटा क्या होता है आपका, बढ़ जाता है। चलो बच्चों, मैं थोड़ा सा आप पहले से लिख ले ताकि आपका थोड़ा समय बच जाए, क्योंकि ये वीडियो नहीं तो और लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, ब्लड एग्जामिनेशन में अगर WBC काउंट इंक्रीज रहेगा बेटा तो ल्यूकेमिया के हम लोग चांसेस को डिटेक्ट कर सकते हैं। ट्यूमर मार्कर, बहुत सारे बेटा जो ट्यूमर से बहुत सारी चीजें निकलती हैं जिसका लेवल ब्लड में बढ़ जाएगा, और उस बढ़े हुए लेवल को हम लोग डिटेक्ट करके ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा कैंसर है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं PSA, प्रोस्टेटिक स्पेसिफिक एंटीजन, अगर बेटा बढ़ जाए तो इससे हम लोग क्या क्या डिटेक्ट कर सकते हैं कि प्रोस्टेट का कैंसर है। अगर अल्फा फीटोप्रोटीन अगर बढ़ जाए तो इससे हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं कि लीवर का कैंसर है। अगर एल्केलाइन फॉस्फेटेस एक एंजाइम होता है, अगर ये बढ़ जाए तो हम लोग ये जान सकते हैं कि बोन मैरो में क्या हो गई है, मेटास्टेसिस हो गई है बेटा। अगर हम लोग अब हम लोग आते हैं बेटा बायोप्सी पे। बायोप्सी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन होता है किसी कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए। इसको हम लोग बोलते हैं बेटा हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन। कहीं पर भी अगर ट्यूमर का फॉर्मेशन होता है बेटा तो हम लोग क्या करते हैं, उसका एक कट सेक्शन हम लोग निकाल लेते हैं, और कट सेक्शन जो हम लोग ने निकाला उसको हम लोग स्टेन करेंगे, और स्टेन करने के बाद हम लोग कैंसर सेल्स को देखेंगे। और मैंने आपको हमेशा यह बताया है कि जो कैंसर सेल्स होती हैं बच्चों, मैंने आपको हमेशा यह बताया कि जो कैंसर सेल्स होती हैं, कैंसर सेल्स का कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स ज्यादा होगा, ठीक है। उसका मतलब क्या, उसका न्यूक्लियस बड़ा होगा, तभी तो न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो ज्यादा होगा, ठीक है। दूसरा क्या, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज्यादा होगा, राइबोसोम्स का नंबर ज्यादा होगा, और इसीलिए इन सब चीजों को हम लोग देखकर बेटा डिटेक्ट करके पता लगा सकते हैं कि बायोप्सी में क्या कौन सा कैंसर है, और क्या कैंसर सेल्स की पॉसिबिलिटी वहां पर है कि नहीं है, बायोप्सी से हम लोग
ये चीजें पता आराम से लगा सकते हैं। अब अगर हम लोग बात करते हैं बेटा किसकी, एफएनएसी की। एफएनएसी का फुल फॉर्म होता है फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। लिख लीजिएगा, यहाँ पे मैं लिख नहीं पाया हूं क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं बच रही है। ठीक है बेटा, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। और यहाँ से अगर ब्रेस्ट, जनरली बेटा ये हम लोग ब्रेस्ट कैंसर में करते हैं, तो ब्रेस्ट में जो लंप होता है या जो सिस्ट होता है उससे कुछ फ्लूइड को हम लोग एक नीडल से एस्पिरेट करके उस फ्लूइड को एग्जामिनेशन करके हम लोग देखते हैं कि क्या उसमें कोई कैंसर सेल्स तो नहीं है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एफएनएसी। एक्सरे, सीटी स्कैन और एमआरआई बेटा, एक्सरे, सीटी स्कैन और एमआरआई, इन सब का यूज करके हम लोग इंटरनल ऑर्गन में अगर कोई कैंसर है तो उसको भी डिटेक्ट कर सकते हैं। याद रखिएगा, एक्सरे में भी हम लोग, सॉरी, सीटी स्कैन में भी हम लोग एक्सरे का ही यूज करते हैं बेटा। सीटी स्कैन में भी हम लोग एक्सरे का ही यूज करते हैं। एक चीज को मैं आपको एक्स्ट्रा आपको बता दे रहा हूं, सीटी स्कैन में भी हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एक्सरे का ही यूज करते हैं, और इससे हम लोग 3D इमेजेस को जनरेट करते हैं। 3D इमेजेस को जनरेट करते हैं। और इतनी बात समझ में आ गई कि एक्सरे और सीटी स्कैन में हम लोग क्या इन्वेजिव रेडिएशन का यूज कर रहे हैं बेटा। लेकिन अगर हम लोग बात कर रहे हैं एमआरआई की, एमआरआई का फुल फॉर्म क्या होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, इसमें हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का यूज करते हैं, और ये जो फील्ड है, ये जो रेडिएशन जनरेट हो रही है बेटा, ये आपकी क्या होती है, नॉन आयोनाइजिंग। क्या है, नॉन आयोनाइजिंग। जबकि एक्सरे क्या है बेटा, आपकी आयोनाइजिंग। तो इस चीज को याद रखिएगा, एमआरआई में जो हम लोग रेडिएशन का यूज करते हैं वो क्या है आपकी, नॉन आयोनाइजिंग। नॉन आयोनाइजिंग, ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। लेकिन जो एक्सरे है ये क्या है बेटा, आपका आयोनाइजिंग। तो ये वाली चीज भी आप याद रखिएगा, ये वाली चीज भी बेटा आप याद रखिएगा। ठीक बच्चों, चलिए, तो ये वाला पॉइंट भी समझ में आ गया। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं पैप स्मीयर। एक्चुअली बेटा क्या होता है, हम लोग जो सर्वाइकल फ्लूइड होता है, सर्वाइकल फ्लूइड को निकालकर उसके लिए एक स्लाइड तैयार करते हैं, और उस स्लाइड को अंडर माइक्रोस्कोप देखते हैं बेटा। तो उसमें अगर कैंसर सेल्स होंगी तो वो हमें उस स्लाइड में दिख जाएंगे। एक स्मीयर को हम लोग तैयार करते हैं, और इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, पैप स्मीयर। और इससे हम लोग क्या डिटेक्ट कर सकते हैं, आपका सर्वाइकल कार्सिनोमा। ठीक है, बहुत सारी बेटा मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का भी हम लोग यूज कर सकते हैं। बहुत सारी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का यूज कर सकते हैं, क्योंकि एंटीबॉडीज जाकर किसी स्पेसिफिक एंटीजन पे बेटा चिपक जाएंगी, एग्लूटिनेशन की रिएक्शन होगी। और कुछ बहुत सारे क्या होते हैं, कैंसर स्पेसिफिक एंटीजेंस होते हैं जो कि कैंसर सेल्स के ऊपर ही प्रेजेंट होते हैं। तो वहां पर जाकर ये चिपक जाएगी और हमें पता लग जाएगा कि वहां पर कैंसर है कि नहीं। तो मुझे लगता है बेटा ये आपको डायग्नोसिस, ये पूरा जितना, बहुत ज्यादा नहीं लिखा है बेटा, इसीलिए मैं चार्ट के फॉर्म में पढ़ा रहा हूं आपको, ताकि हर चीज आपको छोटा छोटा, आपको हर चीज आपको बेटा याद हो जाए। एक बार डायग्नोसिस को देखिए, फिर फटाफट बेटा हम लोग ट्रीटमेंट पढ़ते हैं। चलो बेटा, तो अगर इतना समझ में आ गया तो अब हम लोग लास्ट पढ़ेंगे, दैट इज ट्रीटमेंट, जिसको मैंने पहले से थोड़ा सा बेटा लिख लिया ताकि आपका समय बच जाए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर ट्रीटमेंट की बात करेंगे बेटा, तो सर्जरी की हम लोग बात करते हैं। तो सुनना पूरी बात ध्यान से, कि अगर हम लोग सर्जरी की बात करते हैं बेटा, तो जहां पर भी जो भी अफेक्टेड ट्यूमर होता है हम लोग उसको काट कर निकाल देते हैं। ठीक है, जिस भी ऑर्गन पे या कहीं पे भी अगर बॉडी में बेटा अगर वहां से ट्यूमर को निकाल सकें तो हम लोग सर्जरी करके उसको निकाल देते हैं। तो रिमूवल ऑफ एंटायर कैंसर टिश्यू एंड इन्वॉल्व लिम्फ नोड, और अगल बगल के जितने भी लिम्फ नोड होते हैं बेटा उनको भी हम लोग क्या करते हैं, निकाल देते हैं। ठीक है, सेकंड मैंने क्या बोला बेटा, रेडिएशन थेरेपी। हम लोग रेडिएशन का यूज करते हैं पर्टिकुलर जहां पर आपका कैंसरस जो सेल्स होती हैं। तो मैंने आपको अभी कैंसरस की जो सेल्स होती हैं उनकी जो खूबियां बताई थी, जो कैरेक्टरिस्टिक बताए थे, उसमें मैंने ये बताया था कि इजिली किल्ड बाय रेडिएशंस। तो अगर हम लोग पर्टिकुलर जगह जहां पर ट्यूमर है, अगर हम लोग वहां पर रेडिएशन देते हैं तो वो बहुत इजीली क्या हो जाती है बेटा, मर जाती हैं, किल हो जाती हैं। ठीक है, और इसको हम लोग करने के लिए कोबाल्ट 60 थेरेपी, मतलब कि जो आपका एक्सटर्नल टिश्यू को हम लोग डैमेज करने के लिए करते हैं। आयोडीन 131 का हम लोग यूज बेटा इंटरनल ऑर्गन में अगर है तो उसको यूज करते हैं, और साथ ही साथ एक्सरे रेडिएशन का भी यूज हम लोग करते हैं। तो ये आपकी क्या हो गई बेटा, आपकी रेडिएशन थेरेपी। अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, कीमोथेरेपी की, तो याद रखिएगा कीमोथेरेपी में हम लोग क्या देते हैं बेटा, एक्चुअली इंट्रावीनस भी दे सकते हैं, और क्या कहते हैं हम लोग साथ ही साथ क्या देते हैं,
ओरली ड्रग्स देते हैं, और ड्रग्स पहुंच के, अगर हम बात करें सिंपल सी बात है एंटी कैंसरस ड्रग्स की, तो वो एक्चुअली क्या होते हैं बेटा, जो भी कैंसरस जो सेल्स होती हैं उनके डीएनए सिंथेसिस को क्या कर देंगे, इनिबिट कर देंगे, मतलब लास्टली उसके सेल साइकिल को रोक देंगे। जितने भी सेल्स होती हैं उन जो भी कैंसर सेल्स होती हैं बेटा, जो कि रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स होती हैं, उनको उनके डीएनए सिंथेसिस को रोक देंगी, तो वो डिवाइड करना बंद कर देंगी। इन जो कीमोथेरेपी में जो मेन मेरा मकसद होगा, जो भी ट्यूमर सेल्स होती हैं वो, क्योंकि वो रैपिडली डिवाइड होती है, तो उनके सेल साइकिल को क्या करना होता है, अरेस्ट करना होता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं दो ड्रग्स की, अगर हम बात करते हैं बेटा, जिसको हम लोग बिल्कुल नहीं भूल सकते, एक को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, विनक्रिस्टिन, विनक्रिस्टिन, दूसरे को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, विनब्लास्टिन। इन दोनों ड्रग का नाम आपने सुना जरूर होगा बेटा, विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन। एक अगर हम लोग और बात करते हैं तो टैक्सोल, ठीक है, ये टेक्सास ब्रकाटा से मिलता है। और विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन की अगर हम लोग बात कर रहे हैं बेटा, तो ये किससे मिलता है आपका, बताइए, कैंथारेंथस रोजियस से, याद रखिएगा, रोजिया प्लांट याद रखिएगा, कैंथारेंथस रोजियस से इसको हम लोग ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज ये बताना चाहता हूं बेटा, कि विनक्रिस्टिन जो विनब्लास्टिन होते हैं, ये आपके स्पिंडल फॉर्मेशन को प्रिवेंट करते हैं, स्पिंडल फॉर्मेशन को प्रिवेंट करते हैं, स्पिंडल जो फॉर्मेशन होता है उसको प्रिवेंट करते हैं। तो कुल मिलाकर फॉर्मेशन प्रिवेंट करते हैं। तो मुझे ये वाली बात समझ में आ गई कि ये अल्टीमेटली कर क्या रहे हैं, ये अल्टीमेटली सेल साइकिल को क्या कर रहे हैं, इनिबिट कर रहे हैं। ठीक है, और फिर होती है बेटा इम्यूनोथेरेपी, जिसपे बहुत ज्यादा काम चल रहा है। अच्छा हाँ, कीमोथेरेपी के अगर हम साइड इफेक्ट की बात करते हैं बेटा, तो ये दो साइड इफेक्ट बहुत कॉमन होता है, एक तो एनीमिया, ठीक है, और दूसरा वेट लॉस। वेट लॉस तो होता ही है, हेयर लॉस, हेयर लॉस, हेयर लॉस। तो क्यों क्यों ऐसा क्यों होता होगा, क्योंकि जो आपकी एनीमिया इसलिए होता है बेटा, क्योंकि जो आपकी हीमेटोपोइटिक सेल्स होती हैं वो भी तो रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स होती हैं। तो कीमोथेरेपी ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जाकर रैपिडली डिवाइडिंग सेल मतलब कैंसर सेल्स को ही मारेगा, वो हीमेटोपोइटिक सेल्स को भी किल करने लगता है। जो आपकी मल्टीपोटेंट हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स होती हैं उसको किल करने लगता है, जिसके कारण बेटा ब्लड कम, मतलब ब्लड सेल्स कम बनने लगती है, जिसके कारण क्या होता है बेटा, आपका एनीमिया और हेयर लॉस। क्योंकि बेटा आपकी जो ब्रेन बोल रहा हूं, जो आपकी हेयर सेल्स होती हैं बेटा, वो भी आपकी रैपिडली डिवाइडिंग होती है ताकि आपका हेयर बनते रहे, और इसलिए उसको भी बेटा वो डैमेज कर देती हैं। इसलिए क्या होता है, जनरली हेयर लॉस होता है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि अगर कोई कैंसर पेशेंट होता है बेटा, तो उसके बाल बहुत जल्दी से, बहुत कॉमनली झड़ने लगते हैं। तो इसीलिए क्या करते हैं हम लोग, उसको टकला कर देते हैं। ठीक है, ताकि ताकि क्या कहते हैं, अब सिंपल सी बात है, अगर पैचेस में बाल होंगे तो थोड़ा खराब लगेगा, इसलिए पूरा ही क्या कहते हैं, कई लोग क्या करते हैं, पूरे बाल को हटवा देते हैं। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट मुझे समझ में आ गया। और लास्टली क्या है बेटा, इम्यूनोथेरेपी, जिसपे अभी बहुत ज्यादा रिसर्च चल रही है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट थेरेपी है बेटा। इसको इस तरीके से, जैसे कि अगर हम बात करते हैं, हमने CD4 सेल्स के बारे में पढ़ा था बेटा, CD4 सेल्स के बारे में अगर हमने पढ़ा था, तो हमको बहुत अच्छे से एक सिंपल सा चीज मैं आपको बता रहा हूं। जैसे कि अगर मान लीजिए, बताइए कि ये एक कैंसर सेल है बेटा, आपकी ये आपकी क्या है, एक कैंसर सेल है। और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि हमारा इम्यून सिस्टम, जो CD4 सेल्स होती हैं बेटा, अगर आपको याद आ रहा होगा, तो जो CD4 सेल्स होती हैं, CD8 सेल, टी किलर सेल्स जो होती हैं बेटा, वो कैंसर सेल्स को मारने का काम करती हैं। ये मैंने क्या बोला था, टी किलर सेल्स, याद आ रहा है, वायरस इन्फेक्टेड सेल और कैंसर सेल, टी किलर सेल्स जो होती हैं वो कैंसर सेल्स को मारने का काम करती हैं। ठीक है, लेकिन ये इनकी रिकॉग्निशन में, जान पहचान में थोड़ी सी दिक्कत आती है कि ये इसको कैसे मारें। ठीक है, तो हम अगर क्या करें बेटा, कि अगर यहां पर कुछ ऐसे बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स लगा दें, तो अब ये CD4 जो सेल्स होंगे, इसको बहुत इजीली क्या कर पाएगी, रिकॉग्नाइज कर पाएगी, और बहुत तेजी से क्या करने लगेगी, इसको किल करने लगेगी, बहुत तेजी से क्या करने लगेगी, इसको किल करने लगेगी। तो अगर हम लोग क्या करें, यहां पर रिकॉग्निशन को बढ़ा दें, तो सिंपल सी बात है
कि हमारा इम्यून सिस्टम कैंसर सेल्स को भी डिस्ट्रॉय करने लगेगा। और सोचिए अगर इस पे हमने फतेह हासिल कर ली तो कितनी अच्छी बात होगी कि हमें हमें हमारा इम्यून सिस्टम अगर कैंसर सेल को पहचान कर उसको मारने लगा तो ये तो सबसे अच्छी बात होगी और सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा, और फिर लगभग कैंसर का ट्रीटमेंट भी बेटा हम लोग खोज लेंगे। ठीक है, अभी भी खोज लिया बहुत सारा चीज, अगर हम लोग अर्ली डिटेक्शन होता है कैंसर में तो हम लोग उसको बहुत इजीली क्या कर पाते हैं बेटा, क्योर कर पाते हैं। तो वही लिखा है टू अलाउ इम्यून सिस्टम इटसेल्फ टू डिस्ट्रॉय द कैंसर सेल। लेकिन कैसे करेगा, जब उसको पहचानेगा तभी तो करेगा। दूसरा मैंने क्या, टू डिलीवर रेडिएशन थेरेपी। अगर हमने क्या किया, कुछ ऐसे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का, देखो हम लोग क्या यूज कर रहे हैं बेटा, हम लोग यूज कर रहे हैं यहां पर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, मैंने लिखा नहीं यहां पर, हम लोग एक्चुअली यूज करते हैं यहां पर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। अब मुझे बताइए ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जाकर अगर कैंसर सेल पे चिपक जाएंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि यहीं पर एग्लूटिनेशन रिएक्शन हुआ है और वहीं पर पर्टिकुलर ही हम रेडिएशन देंगे, न कि पूरी बॉडी को एक्सपोज करेंगे रेडिएशन से। सिंपल सी बात है बेटा, अगर पूरी बॉडी को हम लोग अगर रेडिएशन से एक्सपोज करेंगे तो होगा क्या, और कैंसर होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। और इसीलिए मान लीजिए यहां पर किसी को लंप है तो हम लोग यहां पर पहचान लें कि यहीं पर है, तो उसके लिए हम लोग मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का यूज करते ताकि हम लोग यहां पर पर्टिकुलर जगह पर क्या देख सके, रेडिएशन देखा है। और थर्ड आएगा कैरी ड्रग्स डायरेक्टली टू द कैंसर सेल। इसका मतलब क्या है कि हम लोग डायरेक्टली कैंसर सेल को ही ड्रग मिले, कि जैसे कि आपकी हेयर सेल्स को ना मिले या प्लूरिपोटेंट हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स को ना मिले ड्रग। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको अच्छे से कर लिए बेटा मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का, अगर हम लोग, क्योंकि इस पे अभी भी रिसर्च चल रही है बेटा, अभी भी हम लोग ने ये हमारे टारगेट्स हैं, अगर हम इन टारगेट्स को पूरा कर लेते हैं तो हम बहुत अच्छी तरीके से कैंसर को ट्रीट करने लगेंगे। ठीक है, और जैसे कि अगर हमने बताया था बेटा इंटरफेरॉन, याद आ रहा होगा आपको, मैंने आपको बताया कि अल्फा इंटरफेरॉन का यूज हम लोग कैपोसी सार्कोमा में करते हैं। क्यों, क्योंकि ये बायोलॉजिकल रिस्पांस मॉडिफायर है बेटा, और ये CD8 सेल जब ये इंटरफेरॉन जाके कैंसर सेल पर चिपक जाएगा तो बहुत अच्छे से जो CD8 सेल्स होती है वो जाकर उसको रिकॉग्नाइज करने लगेगी, और CD8 सेल फिर उसको जाकर क्या करेगी बेटा, डिस्ट्रॉय कर देगी। तो इस पे हमने जो आपका कैपोसी सार्कोमा है लगभग हम इसको ट्रीट कर पाते हैं, क्योंकि हमारे पास एक बहुत अच्छा जो मॉडिफायर है, जो बायोलॉजिकल रिस्पांस मॉडिफायर है वो अवेलेबल है, दैट इज अल्फा इंटरफेरॉन। तो ये वाला पॉइंट थोड़ा सा आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा बेटा, बाकी तो ये अपने को सर्जरी और रेडिएशन थेरेपी और कीमोथेरेपी तो अपने को पता ही है। ठीक बच्चों, तो मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट भी समझ में आ गया होगा। बार बार इस चैप्टर को बेटा आप कैंसर को बहुत अच्छे से इत्मीनान से पढ़िएगा कि सबसे पहले क्या होता है। इसमें देखिए क्वेश्चन पूछते हैं बेटा, क्वेश्चन आपका ट्रीटमेंट से भी आता है और क्वेश्चन आपका डायग्नोसिस से भी आता है कि क्या क्या डायग्नोसिस। तो बहुत इत्मीनान से अच्छी तरीके से जो मैंने चार्ट बना के आपको पढ़ाया हुआ है बेटा, इस चार्ट को आप बहुत अच्छी तरीके से मेमोराइज कर लीजिएगा, क्योंकि यही चार्ट से क्वेश्चन आएंगे बेटा पूरे। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर हम बात कर रहे हैं डायग्नोसिस की तो हम लोग केस की बात करेंगे बेटा, ब्लड एग्जामिनेशन की बात कर सकते हैं, ल्यूकोमिया को डिटेक्ट कर सकते हैं, बहुत सारे ट्यूमर मार्कर को डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात कर रहे हैं बेटा बायोप्सी की, हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन की, तो हम लोग कैंसर सेल से कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स को देख लेंगे और फिर हम लोग डिटेक्ट कर लेंगे। पैप स्मीयर देख सकते हैं सर्वाइकल कैंसर के लिए। ठीक है, और क्या देख सकते हैं बेटा, हम लोग FNAC कर सकते हैं। ठीक है, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी कर सकते हैं। ठीक है, और क्या कर सकते हैं बताइए, यहाँ पर मॉडर्न टेक्निक का यूज कर सकते हैं जिसमें हम लोग मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का यूज कर सकते हैं। और अगर हम लोग बात कर रहे हैं ट्रीटमेंट की बेटा, तो ट्रीटमेंट में ट्रीटमेंट की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो हम लोग सर्जरी। ठीक है, और याद रखिएगा हमेशा कॉम्बिनेशन थेरेपी का ही यूज किया जाता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ रेडिएशन चल रहा है, नहीं ऐसा नहीं है, रेडिएशन थेरेपी भी चलती है, कीमोथेरेपी भी चलती है, और अगर कहीं पर ट्यूमर का फॉर्मेशन हो रखा है तो उस ट्यूमर को भी एज सुन एज पॉसिबल सर्जरी करके निकाला जाता है। ठीक है, तो अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो रेडिएशन थेरेपी, कौन कौन से रेडिएशन का यूज किया वो भी याद रखिएगा। ठीक है, और अगर हम डायग्नोसिस भी अगर हम बात कर रहे हैं तो एक्सरे का यूज करते हैं बेटा हम लोग, और किसका यूज करते हैं, एक्सरे का यूज हम लोग लंग को देखने के लिए एक्सरे निकालते हैं। ठीक है, हम लोग CT स्कैन करते हैं, 3D इमेजिंग करते हैं, MRI का यूज करते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग का यूज करते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हमने बहुत अच्छी तरीके से बेटा आपको बता दी, और मुझे लगता है कि अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक बच्चों, तो इसको एक बार आप
इसको एक बार आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, इसको एक बार आप बेटा अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। अगर कोई डाउट आता है तो मुझे आप आराम से पूछिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने हर चीज को बहुत अच्छी तरीके से इस कैंसर में हर चीज को बहुत इत्मीनान से आपसे बेटा क्या किया है, डिस्कस किया है। तो आपको चीजें समझ में आई होंगी और मैं आशा कर रहा हूं कि आप बेटा नोट्स प्रॉपर तरीके से बना रहे होंगे और बनाते रहिए नोट्स बेटा। अगर कोई दिक्कत होती है तो बिल्कुल आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक बच्चों। और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हों तो प्लीज आप अपने कलीग्स को भी शेयर की, ताकि उनको भी सहायता मिल सके, ठीक बच्चों। चलिए, तो ये रहा आपका आज का लेक्चर बेटा। अगर कुछ और रह जाएगा तो आप मुझसे अगले क्लास में, मैं इसको वापस से आऊंगा, 10 मिनट में इसको वापस से रिवाइज कराऊंगा। उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा बेटा आपको इन्फेक्शियस डिजीजेस, और इन्फेक्शियस डिजीज में सबसे पहले मैं प्रोटोजोवन डिजीज पढ़ाऊंगा, जिसमें मैं पढ़ाऊंगा आपको मलेरिया, ठीक बच्चों। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, और ज्यादा नालायकीगिरी मत कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा आप किससे दूर रहिए बेटा, अपने सोशल मीडिया से दूर रहिए, ठीक बच्चों। चलिए, थैंक यू सो मच बेटा।